बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के नामवर मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की 49th बरसी है। शहंशाह ज़राफ़त का ख़िताब जो है उनको मिला। नामवर पाकिस्तानी कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ़ साहब जो है उनकी 49वीं बरसी जो है अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में इनके मदाह जो है उन्होंने बड़ी तकरीब जो है मुनक़्क़िद की है साल सवाब के लिए, और पूरी दुनिया में जो है इनको याद किया जा रहा है, इनके काम को याद किया जा रहा है। 1940 में ये पैदा हुए। काफ़ी इनके मशहूर जो है ना पंजाबी फ़िल्में, ड्रामे बहुत ज़्यादा हिट हुए। 1961 में अगर देखें तो इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। 1964 में इन्हें कामयाबी मिली। पहली फ़िल्म जो थी इनकी वो बहुत कामयाब हुई। इनकी बहुत सारी जो फ़िल्में हैं वो कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। इनकी सबसे करियर की जो लाजवाल फ़िल्म थी वो थी बनारसी ठग। सबको याद होगा, जिसमें मुनव्वर ज़रीफ़ साहब जो है उसमें बड़े मुख्तलिफ़ गेटअप्स किए इन्होंने। और ये जो मैं इनके बारे में कहूँ कि इनकी जो वर्सिटैलिटी है वो दिखा के लोगों को, मदाहों को जो है ना अपना गिरविदा कर लिया। इन्हें बेहतरीन मज़ाहिया अदाकारी के ऊपर एक निगार अवार्ड जो है उससे नवाजा गया। एक बेहतरीन कॉमेडियन थे, एक शानदार कैरियर था इनका। उसके अलावा इनकी जो फ़िल्म पर्दे में रहने दो, जीरा ब्लेड, और उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया। 29 अप्रैल 1976 को दिल का दौरा पड़ने के बायस लाहौर शहर में इंतकाल कर गए। मतलब 36 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। बड़े अफसोस की बात है कि इतनी जल्दी इतना प्यारा आर्टिस्ट जो है वो हम सब से जुदा हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, और उनकी फ़ैमिली जो है उनको जो है हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। कि जितने भी प्यारे हैं उनकी फ़ैमिली से जो लोग जुड़े उनके साथ, अल्लाह ताला सदा उनको आबाद रखे, खुश रखे और उनको सेहत अता फ़रमाए। आज की मुझे लगा कि आज इतना बड़ा आर्टिस्ट है और उनकी बरसी है, तो उनको डिस्कस किए बग़ैर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमने पहले प्रोग्राम के शुरू में यहाँ पर उनको ख़ास ख़िराज तहसीन पेश की है, और उसके बाद अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नाज़रीन, आपको पता है हमारा जो शो है वो आपके लिए होता है, और आपकी बेहतरी के लिए ही हम अपने टॉपिक्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं। आज भी जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि ईबे का तो नाम सुना होगा आपने, उस पर पैसा कैसे कमाना है, इस पर बात करेंगे। हमारे पास जिनको हमने बुलाया है वो कासिम रामे साहब हैं, जो हमें बताएंगे, क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों में एक्सपर्ट हैं और पैसा कमा भी रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि आपने माल कैसे छापना है। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। कासिम साहब, ईबे के बारे में मुझे लगता है कि 70% लोगों में अभी भी जो है ना इसकी नॉलेज नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ ईबे, ये किस तरीके से काम करता है, ये है क्या, और किस तरीके से हम इसको यूज़ करके तो हम भी पैसा कमा सकते हैं। राइट फ़िज़ा, ईबे इट्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, यानी कि दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट प्लेस है। ई कॉमर्स के ऊपर आपने अगर अपना कहते काम स्टार्ट करना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टार्ट करें ईबे से। ठीक है। जो हमारी ऑडियंस है जो अभी हमें देख रही है, इन्होंने अमेज़ॉन का नाम तो बहुत सुना हुआ है इन्होंने। यस, एवरीबॉडी नोज अबाउट द अमेज़ॉन, दैट्स व्हाट आई सेड कि ईबे के बारे में इतनी नॉलेज अभी तक किसी को इतनी नहीं है। राइट। तो अमेज़ॉन इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। वो लोग जो बिल्कुल न्यू हैं, जो ये टर्म्स कहते सुन रहे हैं, तो उनके लिए आसानी के लिए अगर कहते हैं मैं बताऊं कि जैसे आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से जाके अपनी पसंदीदा अशिया कहते ख़रीदते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी डिफरेंट कहते मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे कहते दराज वगैरह है। तो इसी तरीके से जो दुनिया की दूसरी बड़ी कहते दराज है, उसका नाम ईबे है।
अच्छा, अब इस पे तकरीबन कोई 13 करोड़ से ज़्यादा बायर्स मौजूद हैं, 13 करोड़ बायर। और 13 करोड़ बायर्स कौन से हैं? जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, जिनका ताल्लुक यूके से है, जिनका ताल्लुक जर्मनी से है, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है, जिनका ताल्लुक फ्रांस से है, स्पेन से है, इटली से है। मींस कि वो तमाम कंट्रीज़ जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी, यानी कि जिनके पास अशिया ख़रीदने की क़ुव्वत है अच्छी, तो वो लोग इस वाली मार्केट प्लेस पर आते हैं, यानी कि इस वाली वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ से आके बाइंग करते हैं। तो जब वो यहाँ से आके बाइंग करते हैं, तो अगर हम ये सीख लें कि ईबे के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, तो हम अपनी बहुत सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं। अभी इस वक्त अच्छा, यहाँ पर बल्क में बाइंग की जाती है या सिर्फ जो रिटेल वगैरह होती है उसमें आप buying B2C है, यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर। यानी कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये बनाता हूँ, राइट, और ये मैंने सर क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये तो मेरे घर का शोपीस है, यहाँ लगा फॉर एग्जांपल। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये कहते हैं मैं बनाता हूँ और इसको मैंने ईबे पर आके लिस्ट कर दिया। लिस्ट करना बोलते हैं कि ना, इसकी पिक्चर्स लगा दी और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मेंशन कर दी मैंने। तो अब क्या है कि लोग वहाँ पर आएंगे, आकर इसको ख़रीद लेंगे, राइट। तो मैं सेलर हूँ और आगे के बायर हैं, तो इसके ऊपर आमतौर पे B2C चलता है, यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर, बिज़नेस टू बिज़नेस नहीं होता आमतौर पे इस पर। अच्छा, अब इस वक्त बहुत सारे इस तरह के अशिया हैं कि जो पाकिस्तान से आइटम बाय आइटम शिप होती हैं पूरी दुनिया में। ख़ास तौर पे हमारा सियालकोट, वज़ीराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो आइटम बाय आइटम यहाँ से शिप होती हैं और सेल होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। चूँकि हम इस एरिया में पिछले 5 साल से कुछ ज़्यादा टाइम हो गया हम लोग कहते काम कर रहे हैं, तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $3 मिलियन से ज़्यादा की हर महीने पाकिस्तान से सेल्स हो रही हैं ईबे पर। ये इससे कहीं ज़्यादा होंगी, ये तो वो डाटा है कि जो हमारे सामने सिर्फ ईबे पर, ये सिर्फ ईबे की कहते हैं मैं बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी सेलर कर रहे हैं। इंटरनेशनली तो ये $100 बिलियन से ज़्यादा की सेल्स है। अच्छा, एक बंदा है जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है अपना, वो विदड्रॉ पे बस इस तरह की कोई चीज़ अगर करना चाहे और ऐसी कोई इसी ऐप को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहे, कर सकता है? बेपनाह तरीके से कर सकते हैं। यानी कि इस वक्त हमारे बहुत से ऐसे फैंस हैं, कहते फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने ये ईबे सीखा और अब इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी कहते खुद पे करते हैं, अपने सारे एक्सपेंसेस कहते खुद उठाते हैं और महीने के एंड पे अब्बा जी के हाथ में पैसे भी रखते हैं। ठीक हो गया। हमने एक स्लोगन दिया हुआ है कि भाई जहेज़ नहीं, स्किल दो, राइट, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट वाली साइड पे। अच्छा, मैं देखती थी बहुत से लोग जो है ना, उन्होंने नौकरियां छोड़ दी हैं, वो लोग नौकरियां कर रहे थे पर देर से इसके अब मुझे नौकरी नहीं करनी, तो कुछ लोगों ने इसी तरह से, ये जो आपको पता है ई-कॉमर्स का टाइम है, अब सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने ईबे पे काम करना शुरू कर दिया है, कुछ लोग अमेज़ोन पे काम करें, कुछ और कहीं किसी जगह, तो अब अपनी जॉब जो है उन्होंने छोड़ के अपना एक बिज़नेस जो है सेटअप कर लिया सेलिंग का, प्रोडक्ट बाइंग, सेलिंग, प्रोडक्ट बाइंग, सेलिंग। तो इससे लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। किसी की इनकम 10-10 लाख हो जाती है, किसी की 12-12, किसी की 15-15, कम से कम भी तो लोग 5 लाख कहते तो आराम से हम कमा लेते हैं, हमने टाइम नहीं दिया तो 5 लाख कमा ली, तो आराम से कमा रहे लोग। ऐसे ही है। इसमें अगर यानी कि मैं दूसरों की तो क्या बात करूँ, मेरे अपने इस वक्त कहते बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं कि जो 1 मिलियन रुपीज़ पर मंथ या इससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। है ना, 20 से 50 हज़ार रुपये सैलरी आप कमा रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ इतना कमा रहे हैं, और वो भी शॉर्ट टाइम, इतना टाइम भी नहीं है ना। और बहुत सारे हमारे ऐसे कहते फ़ैन फॉलोअर्स भी हैं कि जिन्होंने इस वक्त अपनी जॉब छोड़ दी हुई है, वो कहते फुल टाइम फोकस है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़, एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा, ये क्योंकि हम मिलियन वाली आप बात भी करें, तो अगर 100 लोग हैं उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो ईबे की तरफ आते हैं, ठीक है, उनमें से कितने लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंचते हैं जिनकी जो सक्सेस स्टोरी बनती है, ये लेवल बता दें। हाँ जी, इसमें ऐसा है कि हर वो बंदा जिसने इसको प्रॉपरली फॉलो किया और इसके ऊपर काम किया, उसकी अर्निंग होती ही होती है, राइट। अब एक बंदा जिसने ना सीखा, काम नहीं किया, या सीखा ही नहीं, या काम बीच में छोड़ दिया, उसकी तो अर्निंग नहीं होगी ना उसकी, राइट।
तो हर वो बंदा जिसने सिस्टम को फॉलो किया, जिसने प्रॉपरली काम किया, उसकी अर्निंग होती ही होती है। हार्डली कोई 1% होगा कि ना जिसकी कहते हैं अर्निंग ना होती हो। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि भाई आपके पास जॉब है, जॉब नहीं छोड़नी, जॉब इज़ वेरी गुड, राइट, जॉब्स आर गुड बट देयर आर बेटर ऑप्शंस, राइट। तो ईबे इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन द जॉब। आप पहले इसको साथ साथ सीखें। जब आपकी अर्निंग ईबे से, आपकी जॉब से ज़्यादा हो रही है और 6 माह आपने ना कहते हैं स्टेबल वाली अर्निंग कर ली या उससे ज़्यादा आपने कर ली, ये अब वो टाइम आ गया कि अब आप जॉब छोड़ सकते हैं। 6 महीने पहले सीख के उसके बाद जॉब छोड़। सीखने वाला तो अमल हार्डली कहते हैं 2 मंथ्स का है, और सीखने के दौरान ही आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। ओह वाह, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। मगर ये कि जो फैसला लेना वो आज लीजिए। या तो 20,000 की या 50,000 की नौकरी में अगर आप खुश हैं और फिर ये कह रहे हैं कि हमारा घर का खर्चा नहीं चल रहा, यार माली हालात ख़राब है, यार ये पूरा नहीं होता, वो पूरा नहीं होता, तो फिर आप वहीं बैठे रहेंगे जो चीज़ आप सोच रहे हैं। अगर आपने आगे बढ़ना है तो ड्रीम बड़ा करके, विजन बड़ा करके तो उसके ऊपर काम करें, छोड़ें ये 2% की नौकरी। ब्रेक लें। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे शो का म्यूज़िक चेंज हो गया, मुझे आने जाने का पता कोई नहीं चलता। वो कहते हैं ना आन जान का कोई हाल ही कोई नहीं है, मेरा वही चल रहा है अभी। अच्छा, कासिम साहब हमारे पास मौजूद है, हम लोग ईबे के बारे में बात करें। अगर आपने कॉल करनी है, पूछना है ईबे के बारे में कुछ स्पेशली, कासिम साहब से कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर एक आम शहरी अपना ईबे पे अकाउंट खोलना चाहता है और काम करना चाहता है तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप बता दीजिएगा कि किस तरीके से अकाउंट खोलना है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इसके लिए ना आपने एक तो अपना ebay.com पर जाना है आपने, और उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम कहते लास्ट नेम, ईमेल आईडी कहते कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह, ये जो तमाम डिटेल्स हैं ये आपने एज़ पर योर जो स्टैंडर्ड जो आपके कहते डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसके मुताबिक आपने अपने असल नाम एंटर करने हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम एज़ पर आईडी कार्ड है कासिम सना, राइट, और आपने अगर वहाँ पे लिख दिया कासिम रामे, तो इसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, राइट। तो आपने तमाम डिटेल्स एक्चुअल वाली एंटर करनी है। अच्छा, अब क्या होगा कि आपका ना ईबे का बायर अकाउंट बन जाता है, बायर अकाउंट। अब आपने ना 15 डेज़ के लिए $50 की आपने अपने लिए बाइंग करनी है। आपने ये वाली बाइंग आपने क्यों करनी होती है? ये इसलिए करनी होती है ताकि ईबे को लगे कि ये एक वाक़तन कोई एक लेजिटिमेट बंदा है जो इस अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद आप 15 डेज़ के बाद आप इस अकाउंट को कन्वर्ट करते हैं। चीज़ें ख़रीदनी ज़्यादा ज़रूरी है, पहले आते के साथ ही $15 तक की चीज़ें लेनी है, बाइंग करनी है। हाँ जी, हाँ जी, बायर बनना है। ईबे नहीं कहता कि आप ऐसा करें। अच्छा। हमारा एक्सपीरियंस ये चीज़ कहते शो करता है कि अगर एक न्यू ईबे अकाउंट है, हाँ। अगर आपने उसके ऊपर कोई बाइंग वगैरह नहीं की हुई तो देयर आर हाई चांसेस कि वो अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, बंद हो सकता है, राइट। क्यों बंद हो सकता है, क्यों? रीज़न है उसकी बहुत सारी। एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ कि ईबे की पॉलिसी के मुताबिक तो आपने जैसे अपना बायर अकाउंट बनाया, फौरी तौर पे आप अपना सेलर अकाउंट भी बना सकते हैं। हाँ। लेकिन कुछ जो मनफी जहन रखने वाले लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या करते थे कि उन्होंने अपना सेलर अकाउंट बनाया, उसके बाद ना जनाब फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की अगर कहते हैं मार्केट वैल्यू है $20, तो ये लगाई उन्होंने $10 में। 100 या 1000 ऑर्डर्स लिए इसके, $10,000 उनके अकाउंट में आया, अकाउंट बंद किया, $10,000 जेब में डाला, भाग गए। ये भी होता है, राइट। तो इस वजह से ना ईबे ने यानी कि ये कहा कि आपने ग्रेजुअली चलना है ताकि हमें भी लगे कि आप एक लेजिटिमेट सेलर हैं। वैसे मैं ऐसी बातें लाइव बताता नहीं क्योंकि कहते स्कैमर्स इस तरह के काम करने शुरू कर देते हैं। जैसे पहले होता था ना अमेज़न या दूसरे ऐसे, आप पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनवाते थे, अमेरिका से या फिर यूके से जाके जो है यूरोप से अपने अकाउंट्स जो है वो बनवा लें। इधर भी वही काम करना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान से नॉर्मली अगर हम अपना अकाउंट लॉग इन करते हैं यहीं से बनाते हैं, ईबे का अकाउंट वो ये वाली क्राइटेरिया दिखाने की जरूरत नहीं कि दैट माय अकाउंट इज फ्रॉम UK and America and all that, ये जरूरत नहीं। नहीं, खास जरूरत नहीं है। $15 की बाइंग जरूरी है। हाँ जी, बट $15 की बाइंग जरूरी है। नहीं, ये जो बाइंग है ये अगर आप चाहे यूके से हैं, अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ से भी न्यू जो आपका अकाउंट है, जो आप बिल्कुल कहते हैं बेबी अकाउंट जो आपने आज बनाया है, इसमें नेक्स्ट कहते हैं 15 डेज के अंदर ये बाइंग आप अगर कर लेते हैं तो आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी हो जाती है। ईबे नहीं कहता कि आप ऐसा करें, ये तो समझ गए, ये हम आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस कहते हैं ये चीज़। ठीक है, तो ये इन लोगों के लिए ना जो यूथ अभी लोग सुन रहे हैं कि जिन्होंने अकाउंट खोलना है, तो ये ज़रा ट्रिक अच्छी आसान है उनके लिए ना कि पहले $15 की बाइंग कर लें। ठीक है, दैट्स नॉट नेसेसरी,
बट इनका एक्सपीरियंस कह रहा है, तो हमने बुलाया इनको इसलिए ताकि आपको एक्सपीरियंस शेयर Experience हो और आगे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तीसरा क्या मरहला करना है अच्छा, इंपॉर्टेंट? अब क्या है कि अब आप जब अपना पहली प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि आप उसकी प्रोडक्ट पेज बना रहे होते हैं, जो कि कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब के ऊपर इसकी कहते हैं बहुत सारी वीडियोज़ हैं। इवन अब मैं इस वक्त अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, अदरवाइज़ आप जाएँ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 9.5 घंटे की फ्री ट्रेनिंग पड़ी है, जाएँ जाके पूरा पाकिस्तान देखे। 2-2.5 लाख लोग उसको देख के इस वक्त उन्होंने 2-2.5 लाख रुपये पर मंथ कमाना शुरू कर दिया। और इस वक्त 10,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कम से कम 1 लाख रुपये पर मंथ है, इससे ज़्यादा सिर्फ हमारी उस फ्री ट्रेनिंग को देख कर कहते हैं बना रहे हैं, राइट। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कहते हैं मौजूद हैं, जाएँ जाकर कहते हैं ढूंढ लें। अच्छा, अब क्या है कि जब आपने अपनी पहली प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तब ईबे आपको कहता है कि अब आप ना वो पे आउट मेथड, यानी कि वो वाला बैंक अकाउंट अटैच करें जहाँ से आप हमसे पैसे लेंगे। यानी कि मैं जब कुछ चीज़ें बेचता हूँ तो अब वो वाले पैसे मेरे पास आएंगे ना, तो वो पैसे मेरे जिस अकाउंट में रिसीव करने हैं उस अकाउंट को अटैच करें। तो जैसे हम उस अकाउंट को अटैच करते हैं तो हमारा सेलर अकाउंट अब अकाउंट वाला भी मसला लोगों को आता वो मैं है आरोप कि कर रहा हूँ। बाहर का अकाउंट होना चाहिए, पाकिस्तान का होना चाहिए, डॉलर ये अकाउंट होना चाहिए, पाकिस्तानी अकाउंट है। और आम जो अपना जैसे किसी का होता है, मेरा आपका जो पाकिस्तान में एक नॉर्मल बैंक अकाउंट पाकिस्तानी जो बंदा रखता है वो चलेगा? इसमें ना कहते हैं पाकिस्तान से ही अकाउंट बन जाता है payoneer.com, PAYNEER.com, payoneer.com का अकाउंट बनाना है। वो अकाउंट ईबे के साथ अटैच हो जाता है, सिर्फ पेनियर। ये बैंक वाले ही बना के देंगे? नहीं, ये आप खुद payoneer.com पे वो आप तो जाएं। पेमेंट प्रोवाइडर है ना, थर्ड पार्टी। हाँ जी, ये इसको हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर बोलते हैं फिनटेक्स, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, राइट। और ये जो पेनियर इज़ अ फिनटेक, ये वाला फिनटेक ईबे के साथ अटैच हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत कहते मुश्किल चीज़ नहीं है। अब जो भी पैसे आपके पेनियर में आ रहे होते हैं उसके साथ अपना कोई भी पाकिस्तानी बैंक अटैच करें और आप अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक के अंदर पैसे ले सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने सिर्फ कहते हैं फोकस करके प्रॉपर्ली 60 डेज इसके ऊपर काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे। अच्छा, पेनियर जो है वो सारे बैंक के साथ ही होता है? हर पाकिस्तान के तमाम बैंक के साथ। अच्छा, और विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आ जाते हैं ज़रा। हम लोग पाकिस्तान की जो औरत है उसको मजबूत करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। पाकिस्तान की औरत क्या इसी तरह ईबे पे आके काम कर सकती है, अपना प्लेटफॉर्म, अपना बिजनेस डेवलप कर सकती है? इसमें फिर ऐसा है कि बहुत सारी हमारी जो फीमेल्स हैं ना वो अर्निंग कर रही हैं, बहुत सारी फीमेल्स। अभी रिसेंटली अगर मैं सब कहते हैं पिछले 1 माह की कहते हैं बात करूं तो हमारा एक कहते हैं मुल्तान इनक्यूबेटर के अंदर 3 कहते हैं बच्चियां जिन्होंने 2 माह के अंदर अंदर 2 लाख रुपये पर मंथ इससे ज़्यादा अर्न करना शुरू कर दिया, यानी कि ज्वाइन करते साथ ही। वाह। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अच्छा, रिगार्डलेस के आप मैं बेच क्या रही हैं वो ये भी बताइएगा। हाँ जी, मैं प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में भी ज़रा बात मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ। हम ये कहते हैं कि आप ईबे को प्रॉपर्ली सीखें। अभी पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने की बजाय इस वक्त जो यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में जिन लोगों का ईबे पे बिज़नेस है उन्हें आपकी तरह के एक्सपर्ट लोग चाहिए। क्योंकि इस वक्त आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि ख़ास तौर पे ईबे में पाकिस्तानी यूथ जो है ना इस वक्त दुनिया में मोस्ट एडवांस हो चुकी हुई है। आई रिपीट, ईबे पर पाकिस्तानी यूथ जो इंडिया है से भी ज़्यादा जी, इंटरनेशनली मोस्ट एडवांस जो फोर्स है ना ईबे की, वो है कहते पाकिस्तान की। अच्छा, राइट। हमारे पास इस वक्त बहुत एडवांस किस्म के हैक्स, प्रोफेशनल टिप्स, ट्रिक्स, यानी कि जो ईबे की पॉलिसी के मुताबिक चीज़ें हैं। इस वक्त ना कहते हैं पाकिस्तान इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 इन द मोस्ट एडवांस जो कहते हैं सेलिंग मेथड्स हैं ऑन ईबे। तो इस वक्त ना यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के जो ईबे सेलर्स हैं वो कहते हैं फ़िज़ा के इंतज़ार में हैं कि कब वो ईबे सीखती हैं और आके हमें सर्विसेज देती हैं। वो जनाब फॉर एग्जांपल जन्नत के इंतज़ार में हैं कि वो कब सीखती हैं और आके हमें कहते हैं सर्विसेज देती हैं। हम सिर्फ अपनी गर्ल्स को एक फार्मूला बताते हैं कि आपने सिर्फ एक काम करना है, 4 क्लाइंट से $500 आपने पर मंथ की सर्विसेज देनी है। तो ये तकरीबन आपका 5.5 लाख रुपया आराम से बनता है आपका। और वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स के जिसमें हमारी गर्ल्स घर बैठे हुए सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं जो हमने देनी है? और उनसे अगर सपोज मैं रब्ता करना चाहती हूँ तो मैं किस तरीके से रब्ता करूँगी उन सर्विसेज के लिए? हाँ जी, इस तरह हमने कहते हैं मेथड कहते किया हुआ डेवलप। वो क्या है कि आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर
थोड़ा सा एक्टिव रहना है, जो चीज़ें आप ईबे के हवाले से कर रही हैं वो आपने वहाँ पे शेयर करते रहना है। आपने अपनी ना कहते हैं ब्रांडिंग अपनी प्रोफाइल के ऊपर करती रहनी है। लोग खुद ब खुद अप्रोच करना शुरू कर देते हैं आपको, जो ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं ना ईबे के वर्चुअल असिस्टेंट्स को, ईबे के कंसल्टेंट्स को, वो खुद ब खुद आप तक पहुँच जाएंगे। सिर्फ आपने ना अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक्टिव रहना है, जो भी आप ईबे के ऊपर एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ पे शेयर करते रहें। फॉर एग्जांपल आज मैंने ईबे की अकाउंट क्रिएशन सीख ली और मुझे अकाउंट क्रिएशन के ऊपर ना अब काफ़ी अच्छी ग्रिप हो गई है। अकाउंट क्रिएशन के ये 6-7 स्टेप्स हैं, ये आपने ना कहते हैं पोस्ट अपनी वॉल पे कर दी। अब लोग आपको ढूंढ के खुद पहुँचेंगे, कोई आपको कहते हैं। मगर कासिम साहब फिर ये वही वाली कहानी आ गई, मैं तो लोगों को कह रही हूँ नौकरी छोड़ दो। नहीं, ये नौकरी नहीं है, ये तो नौकरी हो गई ना। देखिए नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सर्विसेज देना ये आपके कहते हैं कंसल्टेंसी बिजनेस है आपका, ये कहते हैं किसी भी तौर पे जॉब नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे बड़ा हैक है इसके अंदर, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां इस वक्त कहते हैं बहुत अच्छा अर्न करना शुरू कर चुकी हैं। ये जो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हुए गोरे और कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी ये जो बैठे हुए हैं, ये आपको जब देखते ना कि 3-4 माह हो गए, बड़ी अच्छी मुझे सर्विसेज दे रही है, मेरा सारा काम संभाल लिया, मेरे पास $3-4 हज़ार एक्स्ट्रा आने शुरू हो गए अदर देन माई जॉब। तो वो कहते हैं कि फिज़ा वुड यू लाइक टू बिकम माई ईबे पार्टनर, कि अब आप बिजनेस सारा आप संभालें, 30%, 40%, 50% आपका होगा, रिमेनिंग मेरा होगा। इन्वेस्टमेंट भी कितने टाइम के बाद बोलते हैं? आमतौर पे 3, 3.5, 4 माह, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितनी अच्छी सर्विसेज दी हैं, कितने अच्छे तरीके से आपने वो कहते हैं काम संभाला है। तो दिस इज़ नॉट द जॉब। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये आपकी कहते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। हम कहते हैं कि आपने अपने लिए वर्चुअल असिस्टेंट का वर्ड यूज़ नहीं करना, आपने अपने लिए वर्ड यूज़ करना है कंसल्टेंट। जब आपने प्रॉपरली ईबे सीखा होगा, तो जब आप अपने लिए वर्ड कंसल्टेंट कहते हैं यूज़ करेंगे, तो वो भी आपको ना कहते हैं प्लेस करते हैं एज अ कहते हैं कंसल्टेंट। और जब आप अपने काम से उनको खुश कर देते हैं, राइट, तो फिर होता क्या है कि वो आपको खुद पार्टनरशिप्स वगैरह ऑफ़र करते हैं। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ना, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, टाइम नहीं है, वो अपनी जॉब्स के अंदर बिजी हैं या अपने बिजनेस के अंदर बिजी हैं। उनका ईबे का अकाउंट फ्री पड़ा है, उनका एटसी का अकाउंट फ्री पड़ा है, उनका अमेज़ॉन का अकाउंट फ्री पड़ा है अक्सर का। तो हमारी तरह का कोई भी ट्रेंड बच्चा या बच्ची या हाउस वाइफ या कोई भी बंदा जो अपनी कहते हैं जॉब कर रहा है, उसके साथ वो कहता है कि यार मैं आपका ये अकाउंट संभाल लेता हूँ, तो कोई $2-3 हज़ार आपको भी बचेंगे, कोई $1-1.5 हज़ार या $500 के तो मुझे दे देना। $500 भी तकरीबन $1.5 लाख बन जाता है। तो वो हैप्पी होते हैं इस वाली चीज़ के ऊपर। और मैं ये बातें बहुत सारी इस तरह की सक्सेसेस क्रिएट करवाने के बाद कर रहा हूँ मैं, राइट। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे कासिम साहब, उसके बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग पे पूछेंगे आपसे कि किस तरीके से अपना प्रोडक्ट जो है वो ढूंढा जा सकता है। ठीक है, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, अब हम पूछेंगे यहाँ पर कासिम साहब से कि जो हंटिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग है, इसके बारे में किस तरीके से पता कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से ऐसे जो जगहें हैं जहाँ से हम ये प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं और सही प्रोडक्ट उठा सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है, प्लीज़ बताइएगा। अच्छा फिज़ा, बिफ़ोर मैं ये चीज़ बताऊँ कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स हंट करनी है, उसके कहते हैं क्राइटेरिया क्या। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस फील्ड में जब आना है ना, तो सबसे पहले ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए कि मैंने इसे सक्सेसफुल करना ही करना है। इसे बहुत सारे लोग ना डिसीजन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिफ़ोर 180 डेज़ यू विल नॉट लीव इट। ठीक हो गया, 180 दिन, यानी कि 6 माह आपने ना मुसलसल मेहनत करनी है। अगर आप समझते हैं कि आप 6 माह मुसलसल हर रोज़ कम से कम 4 घंटे मेहनत नहीं कर सकते, तो इस फील्ड में ना आए, क्योंकि ये रातों रात अमीर होने वाली चीज़ें नहीं है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, एक प्रॉपर काम है, इस पर कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है, इसको सीखना पड़ता है। लेकिन जो इसका फ़ायदा है वो ये कि वाइल सिटिंग इन लाहौर, वाइल सिटिंग इन गिलगित, वाइल सिटिंग इन कोयटा, मुल्तान, आप पूरी दुनिया में अपनी सेल्स कर सकते हैं। आपके कनेक्शन जो हैं कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर कहते बिल्ड हो जाते हैं। इस वक्त मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके क्लाइंट्स हैं, उनको यूके बुला लिया, अमेरिका बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया बुला लिया, उनके काम से खुश हो गए। तो सबसे पहले एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि नहीं, मैं अब इसमें आ गई हूँ, मैंने ये चीज़ मैं ये कर रही हूँ। बच्चे स्कूल भेजने के बाद मेरे पास टाइम होता है, या जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आती हूँ तो कहते हैं मेरे पास कितना टाइम होता है, या मैं जॉब से फ्री होता हूँ तो मेरे पास 3 से 4 घंटे होते हैं, या कहते हैं वीकेंड्स होते हैं। तो पहले तो एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पे, इसके बगैर वो सक्सेस नहीं आती। अब आपका ये वाला सवाल कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कहते हैं क्या क्राइटेरिया होना चाहिए।
हम ये कहते हैं कि जब आप इसको स्टार्ट करें, जब आप न्यू हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर ना आ जाएं, आप सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, राइट। हाँ, ऐसी प्रोडक्ट्स के जो ब्रेकेबल नहीं होती कि भाई आपने फॉर एग्जांपल शिप की और वो कहीं रास्ते में टूट गई, आपको तो कहते लॉस हो गया ना, राइट। तो आपने ये जो ब्रेकेबल कहते प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर नहीं जाना। फिर ये कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो खाने की हैं या स्किन पे लगाने की हैं वो नहीं बेचनी स्टार्ट में, क्योंकि ना यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ना इसकी लॉज और कहते हैं रेगुलेशंस बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं इसके। अच्छा, आप जाएं यानी कि जो आपकी कहते हैं आउटडोर एंड कहते हैं कैंपिंग है, इसी तरीके से आपके कहते हैं किचन आइटम्स हो गए आपके, इसी तरीके से आपके कहते हैं गार्डनिंग की कहते हैं बहुत सारे आइटम्स हैं, आपके कहते हैं पेट के बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे आपकी बिल्लियाँ, आपके डॉग्स वगैरह होते हैं, उनके टॉयज़ हो गए, उनके मतलब उनकी जो भी एसेसरीज़ वगैरह है उसके अंदर आप कहते जा सकते हैं। फिर ऑटो मोबाइल जो है यानी कि आपकी गाड़ियाँ वगैरह, इनके नॉन एक्टिव पार्ट्स, फॉर एग्जांपल मैट्स हो गए, मतलब इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए कोई ऐसे 3-4 प्रोडक्ट्स बता दें कि जो जिससे वो बिल्कुल स्टार्ट ले सकते हैं स्टार्टअप के लिए, प्लीज़। सही है। जो लोग कहते हैं बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मैं पाकिस्तानी कुछ कहते प्रोडक्ट्स बता देता हूँ कि आप अगर एक थोड़ा सा एक अच्छे डिज़ाइन का कहते हैं वॉलेट खुद तैयार करा लेते हैं, वॉलेट, राइट, तो आपका हार्डली यहाँ से $2-2.5 का सियालकोट से कहते बन जाता है, लाहौर से बन जाता है, और आप उसको समवेयर $11-12 से लेके $20 से $22 तक का सेल कर सकते हैं अगर आप उसके ऊपर अपनी थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह कर लें आप। इसी तरीके से आपकी लेदर की बेल्ट्स वगैरह होगी आपकी, राइट। इसी तरीके से आप अगर थोड़ी सी एफर्ट करके ये रिसर्च कर लें कि जो आपकी लेदर जैकेट्स होती हैं उनके स्टैंडर्ड साइजेस वगैरह क्या होते हैं। हार्डली ये आप अगर चैट जीपीटी को तो आप सब लोग जानते हैं, चैट जीपीटी को अगर कहते प्रॉम्प्ट दे दें कि जी यानी कि ना ज़रा मुझे डिफरेंट साइज़ वगैरह बता दो, मैं ईबे पे सेल करना चाहता हूँ, तो ना आपको डिफरेंट साइज़ वगैरह कहते बता देगा। वो आप लाहौर, सियालकोट, कहीं भी आप जाएँ जहाँ पे लेदर की जैकेट्स वगैरह लोग कहते हैं असीरे होते हैं, उनसे आप जाके बात कर लें। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब मेरा एक स्टूडेंट है, वो तकरीबन 1 मिलियन रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा सिर्फ इस एक एरिया से कमाता है। पाकिस्तानी ईबे अकाउंट के ऊपर 1 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा कमाता है सिर्फ लेदर जैकेट्स सेल करके। अच्छा, जो शिपिंग के चार्जेस हैं, हाँ जी, वो अपनी पॉकेट से पे करते हैं या फिर ये इसी जो $11 के बारे में आप बात बता रहे हैं, जैसे इसमें जो कुछ चीज़ें बन रही है सारा कुछ, तो ये इसी में शामिल है? नहीं, उस एक पर्स में, एक जो $11 का जो पर्स है सपोज, उसमें कितने पैसे बचेंगे? अच्छा, ये जो मैंने छोटे आइटम्स की ये जो बात की ना, फॉर एग्जांपल बेल्ट है आपका, कहते हैं वॉलेट वगैरह, इसका ये कि ना इसका एक जो कार्टन है जिसमें 100-200 पीस होंगे वो आप एक ही दफ़ा भिजवा देंगे अमेरिका में, फिर वहाँ से लोकल शिपिंग होगी। अच्छा, वहाँ से लोकल शिपिंग कैसे होती है? वो ना सर्विसेज वहाँ पे होती है? हाँ जी, वहाँ पे इस तरह की ना कहते हैं थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं 3PL या फुलफिलमेंट सेंटर्स बोलते हैं हम उसे, राइट। हमारे अपने भी हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को ना कहते रेफ़र कर देते होते हैं, वो कहते हैं वहाँ पे रखवा के और वहाँ से ना कहते शिप कर रहे होते हैं। ये हमने थ्रू आउट द वर्ल्ड एक इकोसिस्टम कहते बिल्ड किया हुआ है। तो इस वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स की जो सक्सेस रेशो बहुत हाई है ना, उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि उनको पूरा इकोसिस्टम देते हैं, सोच से लेकर डॉलर्स के जेब में डालने तक, राइट। सोच, फिर उसके बाद ट्रेडिंग प्रोसेस, कैसे आपने आगे चलना है। अच्छा, अब आपके वो आइटम्स जिनकी प्राइस $100 या इससे ज़्यादा की है, जिनकी रिटेल प्राइस $100 या इससे ज़्यादा की है, वो आप आइटम ब आइटम शिप कर सकते हैं यहाँ से, पाकिस्तान से। वो आप आमतौर पर DHL से कर रहे होते हैं, फेडेक्स से आप कर रहे होते हैं, आप कहते UPS से कर रहे होते हैं, एक और कंपनी है स्काईनेट। पहले हम पाकिस्तान पोस्ट से भी किया करते थे, लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान पोस्ट ठीक हो रहे। पाकिस्तान पोस्ट बस जिस तरह से बाकी हमारे सरकारी इदारे हैं, अगर कोई पाकिस्तान पोस्ट के सरबराहान अगर ये बात सुन रहे हैं, पाकिस्तान पोस्ट ना इस वक्त पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है अगर वो अपनी प्राइसेस को और अपने प्रोसेसेस को थोड़ा सा ठीक कर ले। पाकिस्तानी ई-कॉमर्स सेलर जो है ना, अगले 5 सालों के अंदर हर साल पाकिस्तान पोस्ट को $1 अरब से ज़्यादा का रेवेन्यू करके दे सकते हैं। $1 अरब से ज़्यादा का रेवेन्यू सिर्फ पाकिस्तानी ई-कॉमर्स सर्विस करके दे सकते हैं। अगर लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अवाम जो हर वक्त रोती रहती है, हमारी यूथ रोती रहती है कि काम नहीं है तो क्या करें, सोते रहते हैं, साढ़े 12-12, 1-1 बजे तक सो के उठते हैं, घर वाले कहते हैं ज़िंदा लाश की तरह पड़े रहते हो, रोटी तोड़ रहे हो। तो वो जो ताने सुन रहे हैं, उन बच्चों को कुछ बता दें, उन यूथ को बता दें जिनकी कुछ पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है और अब उनके पास करने
करने को कुछ नहीं है, नौकरी के धक्के खा रहे हैं, जा जाके इंटरव्यू देते हैं, नौकरी लगती कोई नहीं है। ऐसे और वो मतलब- 20-30 हज़ार की नौकरी में उनके घर का भी कुछ नहीं चलना, ना उनकी कोई शादी करके अगर किसी को लेकर आएंगे तो ना उसका उसका कोई कुछ दाल चलेगा। रोटी चलनी है। तो इनको प्लीज़ कुछ बता दें कि क्या कर लें, मैं सब फाइनल अच्छा, कोई ये लफ्ज़। ऑनलाइन जाएं, जाके कहते हैं ईबे के हवाले से कहते सर्च कर लें। अब मैं चूँकि फाउंडर एंड CEO हूँ एम्पावरर्स का, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कहते हैं यूट्यूब चैनल है, 9.5 घंटे की फ्री ट्रेनिंग है, जाकर देखें, कोई आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। आप अगर कहते आप अगर ये वाला कहते मॉर्निंग शो देख रहे हैं तो इस मॉर्निंग शो ने आपको एक ये वाला रास्ता बता दिया कि भी आप 9.5 घंटे की बोली कहते ट्रेनिंग देखें, उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें और उसके बाद आप ईबे पर आएँ और सेल्स करनी स्टार्ट करें। इससे पहले वही एक बात, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लें कि आपने आज के बाद से डॉलर्स में अर्निंग करनी है, क्योंकि डॉलर्स में अर्निंग करने से ना बरकत बहुत पड़ती है। कैसे कि अगर आज से, और आपके ऊपर ना महंगाई का असर नहीं होता डॉलर्स में कमाने से। कैसे? अगर आज से 3 साल पहले $1,000 फॉर एग्जांपल 1.5 लाख बनता था, तो आज वही $1,000 बनता है कहते 2.25 लाख रुपए। तो महंगाई बढ़ने का असर आप पे नहीं होता। थैंक यू सो मच कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कमाइए, पैसा कमाइए, कोई नहीं रोक रहा आपको, सिर्फ आपके ये जो स्किल्स हैं और ये जो आपकी सोच है ये आपको अमीर बना सकती है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मगर उनके बारे में मैं आपको बताऊं पहले कि जनाब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान के जो टैलेंट की मैं बात करूं, वो हर जगह अपना लोहा मनवा रहा है और मनवाता है, अपना नाम पैदा करता है दुनिया भर में, अपने हुनर के साथ, अपने गेम्स के साथ, अपनी टेक्निक्स के हवाले से जाना जाता है। हमारे पास अभी एक ऐसे टेनिस खिलाड़ी हैं तलहा वहीद साहब, जिन्होंने 1 मिनट में 59 टेनिस सर्विसेज करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी इनका नाम शामिल हुआ है। ये यकीनन पाकिस्तान के लिए जो है बड़ा प्राउड मोमेंट है, बड़ी अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ऐसे असामुल हक साहब हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे टेनिस में अपना नाम जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद जो तलहा और इनकी जो फैमिली है वो भी नेशनल चैम्पियन रह चुकी है। तो आइए हम तलहा से बात करते हैं, जो कि टेनिस प्लेयर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड टू सी यू सीरियसली, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, बिकॉज आप जैसे लोगों को देखने के बाद हमारी जो यूथ है, जिनमें बहुत जज्बा है, शौक़ है कुछ करने का, खेलने का, मैदान में आने का, तो वो जो है ना हौसला पकड़ते हैं और कुछ ना कुछ बन के दिखाते हैं। बट हमें आपकी सक्सेस स्टोरी चाहिए होती है कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि कैसे आपने अपना नाम बनाया टेनिस की दुनिया में। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया फॉर हैविंग मी ओवर हियर। तो आपका बहुत शुक्रिया आप सबका। इस तरह से है कि मेरी पूरी फैमिली है टेनिस में, मैं और मेरे तीनों बेटे माशाल्लाह से, और हम नेशनल चैम्पियन हैं अपनी अपनी एज कैटेगरीज़ में। और जिस तरह के अबू बकर जौन से मेरे हैं वो तो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और अभी रिसेंटली भी वो अंडर 16 जूनियर डेविस कप भी प्री क्वालिफाइंग राउंड था डेविस कप का मलेशिया में, वो भी जीत कर आए हैं। तो हम टेनिस में हमारे काफ़ी वक्त गुजरता है और टेनिस में हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते भी रहते हैं। इसी सिलसिले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैं एक दिन स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक रिकॉर्ड है जिसका 1 मिनट में मैक्सिमम सर्व 42, और ये रिकॉर्ड था जॉन पेरी साहब जो कि एक अमेरिकन है। तो हमने डिसाइड किया कि हम इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे, और फिर उसके लिए हमने काफ़ी तगोदो की और उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की, मेहनत की, और 3 महीने कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करके फिर हमने इसको अटैम्प्ट किया, और 42 की जगह हमने 59 पर जाकर इसको क्लोज़ किया। और अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि वो नवंबर में हमने अटैम्प्ट किया था, और ये लास्ट मंथ में उन्होंने फिर हमें कंफर्म किया कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। वाह, तलहा साहब हमारे साथ ही रहेंगे। छोटी सी ब्रेक है, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं टेनिस के हवाले से, गो ऑन कॉल, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हमारे साथ तलहा साहब मौजूद हैं जो कि टेनिस प्लेयर हैं, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इनका नाम भी है। और आज हम इनसे ये सीख रहे हैं कि भाई किस तरीके से आप अगर जॉब भी करते हैं, आप काम भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर आपके अंदर ये शौक़ है कि आपने स्पोर्ट्स में कुछ करना है, तो हाउ कैन यू मैनेज बोथ थिंग टुगेदर, प्लीज़ बताइएगा। जी, इस तरह से है कि मैं बड़ा लकी रहा कि मैं बेसिकली तो MBA मार्केटिंग हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन मेरी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। तो मैं इस वक्त करंटली आई एम वर्किंग विद गैस एंड ऑयल पाकिस्तान, गो पेट्रोलियम बड़े फेमस हैं हमारे। और मैं लकी रहा कि मेरे CEO साहब जो उनसे हैं, खालिद रियाज साहब, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मैं अपनी जॉब के साथ फिर इस काबिल हो पाता हूँ कि मुझे कुछ टाइम मिलता है, और मैंने फिर अपने स्पोर्ट्स को भी मैं टाइम देता हूँ।
और अगर मुझे मेरी जॉब की तरफ से मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर आएँ, खुदा ना ख्वास्ता, तो किसी को भी अगर आएँ तो फिर वो इस तरह के रिकॉर्ड्स या इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं जा सकता। इसीलिए अगर आप जब कभी देखें वर्ल्ड गिनीज़ को तो उस पर ज़्यादातर यूरोपियंस के नाम हैं, अमेरिकन के नाम हैं, या जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लोगों के नाम हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम या उसका प्रेशर नहीं होता। तो जब आपसे फाइनेंस का प्रेशर निकलता है, फाइनेंशियल प्रेशर निकलते हैं, क्योंकि हमने फैमिली होती है, फैमिली को चलाना होता है, तो फिर आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ अपने ऑफिस को कि जिनकी वजह से मुझे ये थोड़ा टाइम मिला और मैंने इसको अटैम्प्ट किया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना मेरा तो एक ख्वाब था, और आपकी वजह से कहीं भी पाकिस्तान का झंडा लग जाए तो मेरे ख्याल इससे बड़ा कोई एजाज़ नहीं। अच्छा, अपने बच्चों को आप इस तरफ कैसे लेकर आए? उनके अंदर शौक था या फिर आपने ज़बरदस्ती उनको कहा कि नहीं साथ लेके चलना है, लेगेसी है भाई, हमारी फैमिली हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स में तुमने करना ही करना है? जी, इस तरह से है कि देखें, जितने भी मैं पेरेंट्स को बल्कि कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे के अंदर स्पोर्ट्स का टैलेंट नहीं होता, हर बच्चे में पढ़ाई का टैलेंट नहीं होता। तो ये वालिदैन का प्राइमरी रोल है कि उन्होंने असरटेन करना होता है कि भाई आपका कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स के लिए, कौन सा बच्चा पढ़ाई के लिए। हाँ, पढ़ाई वालों को स्पोर्ट्स करनी चाहिए, स्पोर्ट्स वालों को पढ़ाई करनी चाहिए, मगर वो फिर जब आपने इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेल करना हो तो उसके लिए फिर जो आपको फिर तमाम कश्तें जला कर जाना पड़ता है, और उसमें आपको देखना पड़ता है कि आपका कौन सा बच्चा उसके लिए ज़्यादा मौजू है या फिट इन हो सकता है, गर्मी बर्दाश्त कर लेगा, प्रेशर को हैंडल कर लेगा। आपके 3 बच्चे? जी, मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। तीनों को आप स्पोर्ट्स में ले? जी, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों नेशनल चैंपियंस हैं कम से कम एक मरतबा, मगर बड़ा बेटा मेरा माशाल्लाह ग्रेजुएशन कर रहा है गवर्नमेंट का लाहौर से। अच्छा। और जो अबू बकर जो मेरा बेटा, वो माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा कर रहा है। उससे आपको बहुत उम्मीद है, मुझे लगता है। जी, हम आपके दिल के भी बड़ा करीब है, क्योंकि आपका शौक है टेनिस, आपका स्पोर्ट्स, तो फिर उसके साथ वो आगे इसको लेके चल रहा है, मुझे ये समझ आ रही है। जी, हम असल में उस पर हमने काफ़ी काम कर रहे हैं, और वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहा है, और नंबर्स बहुत अच्छे उसके हो रहे हैं। अच्छा। अंडर 10 में भी पाकिस्तान नंबर 1 था, 12 में भी था, 14 में भी था। 15 years जी, old? और अभी वो माशाल्लाह से करंट जो रैंकिंग आई है उसमें पाकिस्तान 18 में भी नंबर 1 हो गया। वाह, तो वो अच्छा जा रहा है जी माशाल्लाह। ये हैं आपके साहबजादे? जी, ये वाला जी अबू बकर जी, अच्छा, इनका क्या नाम है? ये तो मेरा भाई है, पैसे पे अबू बकर जो था पहले वो गुजरा, अबू बकर। अच्छा, वो अबू बकर आपके भाई हैं? नहीं, अबू बकर इज माय सन जी, मेरा। वो तो वो 15 साल वाला बेटा है ना? वो कौन सा था? वो जो पहले जो मेरे साथ खड़ा था, अभी इस पिक्चर आपने उसमें रोल ऑन किया। अच्छा, वाह जबरदस्त। अच्छा, वैसे ये मुश्किल प्रैक्टिस है? ये छोटे वाला, हाँ यही अबू बकर, ये वाला अबू बकर। ये अच्छा अच्छा। तो ये अभी रिसेंटली ITF के टूर्नामेंट इस्लामाबाद में, वहाँ भी जीता। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है जी, मतलब उसका नंबर अच्छा हो रहा है, और हम चाहते हैं कि इसको ओलंपिक के लिए हम तैयार करें, गोल्ड मेडल के लिए। हाँ। और ग्रैंड स्लैम प्लेयर बनाना चाहते हैं। हाँ। बाकी अल्लाह हमें जान तक ले जाए, हम अपनी पूरी कोशिश करें इंशाल्लाह। बट वैसे एक्सपेक्टेशंस क्या है आपको अबू बकर से आगे फ्यूचर में? अच्छा, उसमें यह है कि मैं जो ना, मेरी एक हमारी होती है विशफुल थिंकिंग होती है, बीइंग अ फादर, हम कहते हैं कि दुनिया में सबको फतह करे, लेकिन अल्लाह इसको जहाँ भी ले जाए मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने आज तक कभी, अल्लाह का शुक्र है कि इतना माशाल्लाह डिसिप्लिन्ड है कि मैंने उससे कभी खुद सुबह नहीं उठाया कि तुम जाओ आज एक्सरसाइज का टाइम हो गया, एक दफ़ा भी। अच्छा। मतलब मैं 15 साल में इतने 6-7 साल तो हुए हमें खेलते हुए, कभी एक मरतबा तो होता है कि आप उठाएं उसको खुद, वो खुद सुबह उठता है, खुद ही अपन जाता है, गर्मी बर्दाश्त करता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है। बाकी अल्लाह ताला का, देखें ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मेरा बना है, हाँ। मेरी कभी सोच में भी नहीं आ रहा था कि मैं गिनीज में मेरा नाम आ जाएगा। मैं सोचता कौन लोग हैं कि यार इनका नाम इसमें आता है, तो अल्लाह ताला ने फजल किया, उसमें नाम आ गया। तो जब आप किसी, बट देखें आपने उसके लिए मेहनत भी तो की है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ये कहता है किसी काम के लिए पहले उस पर मेहनत करो, उसके बाद दुआ मांगो। जी बिल्कुल, वो मैं कह रहा हूँ कि हमारा काम है, हमने मेहनत करनी है, तगो दो उसके लिए करनी है, पूरी जान लगानी है। बाकी अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इस पे कमाई का क्या सिलसिला है, इसके बारे में भी बात कीजिएगा। बहुत से लोग हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि भाई हमें पैसा कोई नहीं मिल रहा। बेटा मौलवी आस्था में शो कर दी, क्या हो गया मौलवी? अच्छा, तो वो फूफी की बारात उसकी जा रही है, तो उसने बात करनी है, इसलिए वो फ़ोन पे लगा हुआ है। अच्छा खैर, हम बात ये कर रहे थे कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ लोग होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी कमाई शमाई कोई इतनी नहीं हो रही, और हमें अपने पास से जो है लगाना पड़ता है ट्रेनिंग में, और ये सेशंस में हम खुद लगा रहे होते हैं, फिर हम अपने ऐसे ट्रेनर्स रखते हैं अलग से, फिर ऐसे जाके जो है लोगों के पास जाके सीखते हैं, ऐसे क्लब्स में जाते हैं, उन सब पे एक्सपेंस हमारा खुद का लगता है, मगर हमारी कमाई खुद कुछ नहीं आ रही। तो फिर आप क्या कहेंगे यूथ के लिए कि किस तरीके से वार्न कर सकते हैं इसके साथ साथ? जी, एक्सपेंसिव जो उसमें गेम्स में भी अगर आप देखना, टेनिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव। अगर गेम्स की बात की जाए ना, तो उसमें भी टेनिस सबसे ज़्यादा महंगी गेम है। कोई 80,000 का ब्रैकेट हमारा हो गया, कोई 25 से 30 हज़ार के शूज़ हो गए, जैसे 15 डेज़ लाइफ है, 15 दिन के बाद यू हैव टू चेंज, क्योंकि इतना स्किड करता है ना, तो वो उसको जल्दी उसकी लाइफ बड़ी कम हो जाती है। बॉल्स का 2000 का कैन है तकरीबन उसमें, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉस्ट आती है। मगर जब आप कोई चीज़ ठान लेते हैं तो अल्लाह ताला आपका सबब बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं तमाम के तमाम किसी न किसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड हैं, और वो अर्न करते हैं, अच्छा करते हैं। हमारे टेनिस में भी लोगों के पास जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स हैं,
और स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है अगर आप कुछ करके दिखाते हैं। तो पाकिस्तान में भी लोग हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, और कुछ जगह पर नहीं भी होता तो आपने डिस्करेज नहीं होना। आपको अगर अल्लाह ताला, अगर आपने जिसने आपने बताया ना मेहनत आप करें, अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते निकालता है। सर मैं तो जैसे जिम जाती हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि नाइकी और दूसरे ब्रांड्स के मुझे स्नीकर्स होते हैं कितने महंगे महंगे ख़रीदती हूँ। तो उस पर जाहिर सी बात है आम जूते पे भागा नहीं जाता, चाहे ट्रेडमिल पे करें या एक्सरसाइज करें, आपकी एड़ियाँ और आपके पाँव को सपोर्ट वैसी नहीं मिलती जो कि डिज़ाइन किए गए हैं ख़ास तौर पे इन्हीं एक्सरसाइजेस के लिए, इन्हीं स्पोर्ट्स के लिए। अब बच्चों को अगर कोई बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से है या फिर कोई ऐसा बच्चा जो साहिब हैसियत नहीं है बट उसके अंदर पैशन और उसके अंदर काम बड़ा उसका अच्छा है, अब वो जाके इतने महंगे महंगे जूते ख़रीदे, ठीक है, उसके पास तो अफोर्ड करने के लिए वो पैसे भी नहीं होंगे कि वो ले सके। फिर ये सारा एक्सपेंस जो आप बता रहे हैं वो कैसे करेगा, फिर उसके पास कहाँ से आएंगे? उसको कोई फाइनेंस, कोई स्पॉन्सर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर बच्चा टैलेंटेड है उसको उठा ले, उसकी चीज़ों को स्पॉन्सर किया जाए, उसको बनाया जाए, मुल्क का सरमाया, ऐसा कुछ। जी मुश्किल, आप लेकिन जो आप कह रहे हैं सारी बड़ी बिल्कुल वैलिड बात की आपने, और टेक्निकल बात में बड़ी अच्छी की कि तमाम के गियर जो स्पोर्ट्स गियर है वो स्पेसिफिक भी है कि आपने कौन सा कहाँ यूज़ करना है, अदरवाइज वो पाँव को इंजरी करेगा। अगर आपकी शर्ट प्रॉपर नहीं है तो आपको खेलने में हर्डल करेगा, ज़रूरी चीज़ है ना। रैकेट प्रॉपर नहीं है तो वो आपको टेनिस एल्बो कर देगा या कोई और प्रॉब्लम कर देगा। मगर मैं फिर ये कहूँगा कि जहाँ पर विल है वहाँ पर वे ज़रूर है। अगर आप करें, हमने बहुत सारे गरीब लोगों को इसको भी पाकिस्तान का चैंपियन बनते हुए देखा है, अल्लाह ताला से सबब बनाते हैं, और वही हमारे आज हीरोज़ भी हैं। ये बेबी नहीं कि हम उनका बहुत उन्होंने बड़ा बड़ा नाम बनाया, और डिपार्टमेंट्स भी आपको अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप टैलेंट दिखाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है, आपको डिपार्टमेंट भी मिलते हैं, आपको अच्छे लोग स्पॉन्सरशिप डायरेक्टली ऑन द स्पॉट भी कर देते हैं। तो मैंने आज तक कोई लड़का ऐसा पाकिस्तान में टैलेंट नहीं देखा जो सिर्फ इस वजह से आउट हो जाए कि उसके पास रैकेट नहीं है, उसके पास शूज़ नहीं है। ये आई कैन अश्योर। मगर हमारे पास ऐसे इदारे भी होने चाहिए जहाँ पर बच्चों को जो है बनाया जाए। अब हमारे टेनिस फेडरेशन काम कर रही है, बड़ा अच्छा है। शाम का जिसका हमने जिक्र किया, सामुल्लाह, आपको शायद मालूम नहीं होगा, वो अब पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो उनके ज़ेर निगरानी अब पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन मज़ीद बेहतर काम कर रही है। बाहर से कोचेज़ आ रहे हैं, फ्री कैंप्स हो रहे हैं, और भी किसी को सपोर्ट चाहिए वो करते हैं। तो इस्लाम इज़ डूइंग माशाल्लाह से वंडरफुल। एंड में कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ गो हेड फॉर द यूथ। जी, यूथ को मैं छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। एक तो ये कि अपनी नींद को ज़रूर पूरा करें। अच्छा। अगर आपकी नींद पूरी नहीं तो आपके सारे काम उलट हो जाते हैं। दूसरा ये कि जब सुबह निकलें तो घर से नाश्ता करके निकलें। अगर आप घर से ब्रेकफास्ट करके निकलें तो आपकी तमाम डाइट आउट हो जाएगी। और लास्ट में यह कि आप जहाँ पर हैं, जिधर भी अपना 100% दें। कतई नज़र कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा, अल्लाह ताला की ज़ात आपको देख रही है और आपको उसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। ओह ज़बरदस्त, क्या बात है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर आपके बेटे जो हैं उनके लिए, अबू बकर, राइट। तो बहुत सारी दुआएं, बहुत बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। और हमें लग रहा है कि वो जो है ना आने वाले फ्यूचर का एक हीरो तैयार होने लगा है। उसके ऊपर जो उनके अब्बू जी हैं वो बिल्कुल दिल चोड़ काम कर रहे हैं मज़े से, और बड़े स्टार बनाने की जो है ना सक्सेस स्टोरी जो है उनकी सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपसे भी और आपके बेटे से भी। तो आप भी कुछ करना चाहते हैं तो बस कदम उठाएं, कुछ बने, क्योंकि हिम्मत और जज्बा जो है आपको कहीं पे भी लेके जा सकता है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी एक ज़बरदस्त टॉपिक है, मगर इस टॉपिक को आपके साथ एलैबोरेट कर सकेंगे यहाँ पर आपके बगैर नहीं, और आपका साथ चाहिए होगा। आप कॉल्स कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और मैंने यहाँ पर इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो इनको बुलाया है वो आपकी फेवरेट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पहले तो मैं उनका तारुफ कराऊंगी, फिर मैं टॉपिक की तरफ आऊँगी। मेरे पास नबी अली ख़ान है, और डॉक्टर नबी अली ख़ान जो है वो बड़ा दबंग और बड़ा सच्चाई के साथ जो है उसका दामन पकड़ के आपको समझाने की कोशिश करती हैं और बात करती हैं, और माशरे की उस प्रॉब्लम को ज़रूर एड्रेस करती हैं जो कि लगता है कि अभी जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते। खैर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो मर्द हैं हमारे हजरात, जितने भी बेचारे, उनकी जो कुर्बानी है उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उसको कोई एड्रेस नहीं कर सकता। शादी के बाद अगर देखें तो औरत के लिए तो बहुत बात कर रहे होते हैं कि इसने बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, इसने तो बेचारी ने कुर्बानियाँ दी हैं, ये तो बच्चे भी पाल रही है, ये तो अपना घर भी छोड़ कर आई है, तो फिर एक नए घर में आके एडजस्ट हुई है, फिर उसको यहाँ पे आके मिला किया, उसको दिया किया, उसने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, तो ये सब कुछ ऑल दैट, हर तरीके की बात जो है औरत के हवाले से सुनने में आती है। मगर अब मर्द बेचारा जो है उसको क्या फेस करना पड़ता है, उसने किस किस चीज़ की कुर्बानी की। एक जवान जब लड़का होता है तो उसके बड़े शौक़ होते हैं, उसने दुनिया घूमनी होती है, उसको गाड़ियों के नए नए शौक़ होते हैं, उसको बाइकों के शौक़ होते हैं, उसको अच्छे कपड़े, अच्छा परफ्यूम लगाने के, अच्छे कोट्स रखने के, वार्डरोब में शौक़ होते हैं। मगर वो शादी जैसी होती है उसके साथ ही
तो ये जो सारे इसके शौक़ है ना, ये सारे इन चीज़ों का गला घोट देता है। उसके लिए सिर्फ उसकी बीवी, उसके बच्चे रह जाते हैं कि किसी तरह वो उनको उनकी चीज़ें प्रोवाइड कर दे, और उस तरह से वो अपने आप को पीछे कर देता है। अपने शौक़, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स, अपने सारा इंटरेस्ट, वो सब कुछ पीछे रख के सब कुछ अपने बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए करना शुरू हो जाता है। अगर पैसे कम हो मर्द के पास, ईद आ रही है तो वो कहेगा मेरे बच्चों के कपड़े पहले बन जाए, मेरी बीवी के कपड़े बन जाए, मैं रहने देता हूँ, मैं पिछले साल वाला पहन लूँगा। तो यार ये वाली जो सिचुएशंस है ना आज के माशरे में मर्द की, इसके ऊपर बात करेंगे। अब चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, साथ रहिएगा। नबिया हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नबिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ये आपका मेरा फेवरेट टॉपिक तो नहीं है। मेरा जो मैं तो बेचारी, आप तो आजकल वैसे मैंने देखा है कि बहुत पॉजिटिव जा रही हैं, बस मैं दिल जीत लिए लोगों के आपने। मुझे लगता है ये रमज़ान शरीफ के बाद आप छा गई हैं बहुत ज़्यादा। असल में देखिए, रमज़ान भी सारा मैं आपके साथ थी, रमज़ान ट्रांसमिशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारी जो है वो लोगों ने पसंद की ट्रांसमिशन, हमारे टॉपिक्स को बहुत लाइक किया गया। पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से, न जाने कौन कौन से मुल्कों से मुझे जो है वो लोग दुआएं भेजते हैं, प्यार भेजते हैं, मेरे साथ इन कांटेक्ट हैं, अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करते हैं। मैं समझती हूँ कि अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि दुनिया भर से इतनी मोहब्बत जो है वो मैं असल में आपको पता है शुरू में ना जब आप बात करती थी, तल्ख बात करती थी, जो लोगों को जाके चुभे और थोड़ी सी उनको समझ में आए, तो मुझे लगता है उस वक्त थोड़े से ना लोग आपसे परेशान हो जाते थे, मगर स्टेप बाय स्टेप अब उनको ना आपका नज़रिया समझ आ गया। अब मैंने देखा है लोग आपके साथ बहुत पॉजिटिव हो गए, वही लोग जो नेगेटिव थे। एग्जैक्टली, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिन्होंने ये समझना शुरू किया है कि उनकी गलती कहाँ पर है। मुझे ख़वातीन मिलती हैं किसी मॉल में, कहीं बाहर, तो आप यकीन करें कि वो मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ एक ही बात मुझसे कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। आज हमारे अगर घर बस रहे हैं तो इसकी वजह आप हैं। वाह। पहले कोई नहीं था जिससे हम शेयर कर सकते थे, जिसकी बात हम समझ सकते थे, या कोई हमें पता था कि हमारी गलती कहाँ पर है। सबसे बड़ी बात जो तब्दीली पाकिस्तान में आई है मेरे अल्फाज के बाद, मेरे काम के बाद, वो ये है कि औरत ने अपनी पहली दफ़ा ज़िंदगी में गलती मान ली है। हाँ, मुझे लगता है गलती ठीक ही तब होती है जब आप एक्सेप्ट करते। एग्जैक्टली। और आप ये देखें कि अपनी गलती एक्सेप्ट करना औरत को कभी मंजूर ही नहीं है। मैं भी औरत हूँ, आप भी औरत हैं, हमें मंजूर ही नहीं कि गलती एक्सेप्ट करें, लेकिन अगर फिर भी हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये है तब्दीली बेसिकली। और ये अल्फाज से, इलाज से, मामलात से, देखिए ये एक माहिर नफ्सियात ही कर सकता था, ये किसी और आम बंदे के बस की बात नहीं थी। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे काम कर सकते थे, किसी ने रिलेशनशिप पे बात नहीं की। जब से मैंने रिलेशनशिप पे बात करना शुरू किया है, हर बंदा रिलेशनशिप पे बात कर रहा है। अब मैं कहती हूँ घर के किसी कॉर्नर पे भी कोई बैठा हो तो वो मियाँ बीवी के रिलेशन को डिस्कस कर रहा होता है। मैं बिहेवियर्स को डिस्कस करती हूँ क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज बिहेवियर में है। मैंने मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे बात नहीं की, मैं कोई मियाँ बीवी के रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास तमाम तर बीमारियों के इलाज हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बिहेवियर्स इश्यूज, आपके मूड स्विंग्स, ईच एंड एवरीथिंग, इवन बच्चों के एग्रेशन लेवल्स और जो है स्पीच थेरेपी, ईच एंड एवरीथिंग मैं करती हूँ। लेकिन लोगों ने मुझे सिर्फ एज अ जो है वो रिलेशनशिप एक्सपर्ट लिया कि शायद मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को नहीं, मैं बिहेवियर को समझती हूँ। बिहेवियर माँ बाप का भी है, बहन भाई का भी है, मियाँ बीवी का भी है, और इंसानी बिहेवियर। इसीलिए आज हमने ये जो मियाँ बीवी वाला टॉपिक है इसको चूज़ किया। मगर मियाँ बीवी वाले टॉपिक में आज हम मर्द के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये जो शादी के बाद मर्द के अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं, तब्दीलियाँ आ जाती हैं, तो पहले ये एड्रेस कर दें कि वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ एक शेर जो है वो मर्दों के लिए जो है वो लाजमी कहना चाहूँगी, और ये इस तरह के मर्दों के लिए है जो वाकई ही अपने आप को, अपनी ज़ात को मिटा देते हैं। वो कहते हैं कि मगरूर परिंदों को ये ऐलान किया गया है, मगरूर परिंदों को ये ऐलान किया गया है, सयाद नशेमंद का पता जान गया है। वाह। यानी जिसे दीमक लगी थी वो मैं था, ये मर्द कह रहा है। यानी जिसे दीमक लगी थी वो मैं था, अब आके मेरी तरफ ध्यान गया है। वाह। एक मर्द सारी ज़िंदगी अपनी जो है ना वो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए वक्फ करता है। मैंने मर्दों को पाकिस्तान में मेजॉरिटी, देखें सब तो एक जैसे नहीं होते, बहुत बुरे मर्द भी हैं, बहुत अच्छे मर्द भी हैं, लेकिन मर्द अपने बच्चों के लिए जिस तरह मेहनत करता है ना, और अपनी बीवी को खुश करने और अपने घर को चलाने के लिए वो अपने आप को भूल जाता है, उसका ध्यान अपनी तरफ से हट जाता है। ना ईद के कपड़ों की फिक्र होती है, ना नए जोड़ों की फिक्र होती है, ना अपनी जो है वो शेफ बनाने की फिक्र होती है, ना अपने किसी और मामलात की, सिर्फ पैसा कमाने की फिक्र।
और पैसा भी क्यों कमाना है? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि बीवी की लाइबिलिटीज़ को पूरा करना है, क्योंकि घर चलाना है। अब इन लाइबिलिटीज़ को पूरा करते करते जब एक मर्द जो है वो बूढ़ा होना शुरू होता है ना, आपके यहाँ कहते हैं कि 40 साल के बाद जो है वो मर्द जवान होना शुरू होता है, मैं कहती हूँ 30 साल के बाद अगर मर्द की जेब में पैसा ना हो तो मर्द बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। मर्द की जवानी जो है वो ढल जाती है, उसकी इमोशंस जो हैं वो बैठ जाती हैं, वो कभी मोहब्बत नहीं कर सकता अगर उसकी जेब खाली हो। बहुत से हमारे मर्द ऐसे हैं जिनसे बीवियां शिकायत करती हैं कि ये हम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो क्यों मोहब्बत नहीं करते? कभी आपने सोचा है? हो सकता है कि वो बंदा फाइनेंशियली जो है वो क्राइसिस में हो सकता है वो जिस जगह पे काम करता है वहां उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता हो। क्या क्या बातें नहीं बर्दाश्त करता मर्द, अपनी गर्मी, सर्दी, खज़ां, बहार, हर मौसम को जो है वो झेलता है। ऑफिस में जो जलालत बर्दाश्त करता है जी, ऑफिस में मैं आपको बताऊं, औरत जो औरतें जॉब करती हैं ना ऑफिस में, वो इस बात को जो है वो ऑन करेंगी कि मर्द का ऑफिस में काम करना इतना आसान काम नहीं है। वो बड़ी पोस्ट पे भी हो तो वो बॉस की झिड़कियां खा रहा होता है और वो कभी अपने बीवी बच्चों को नहीं बताता आके कि मुझे बॉस से झिड़की पड़ी है। क्या पता जो है वो गालियां भी सहता हो, क्या पता कैसी कैसी बातें सहता हो, लेकिन उन पैसों के लिए जिससे उसका घर चल रहा है। तो खुदा के लिए बीवियां इस बात को समझें कि आपका शौहर जब बाहर जा रहा है, वो कोई दुकानदार है, वो कोई डॉक्टर है, वो कोई प्रोफेसर है, वो कोई बैंक में काम करता है, वो किसी ऑफिस में काम करता है, कोई मल्टीनेशनल फर्म का कोई बड़ा ऑफिसर है, कोई उसने जो है वो फूड चेन बना रखी है, पियून है, कोई गार्ड है, कुछ भी है, उसकी अपनी लाइबिलिटीज है। वो जिस जगह काम कर रहा है वो लोगों के रवैये झेल रहा है, लोगों के बिहेवियर से मुकाबला कर रहा है, वो पहाड़ की तरह मुकाबला कर रहा है, और जब वो घर आ रहा है तब भी वो आपके बिहेवियर से मुकाबला कर रहा है। तो एक मर्द पे आपने बोझ इतना ज्यादा लाद दिया कि उसे तो पता नहीं न जाने किस किस बिहेवियर का सामना करना पड़ रहा है। और फिर आप कहें कि वो गुस्सा करता है तो फिर वो गुस्सा ना करे तो और क्या करे। अच्छा, शादी के बाद जो बोझ पड़ जाता है जी, इस पे भी एड्रेस, इस पे बात करें जी, कि जो मर्द पे एकदम से बोझ आता है शादी का, ठीक है, उसके सारे जो खर्चे हैं लड़की के, उसके फिर ससुराल वाले, फिर उसकी शॉपिंग, फिर लेन देन, थोड़ा सा उसका जो भी है सिलसिला चलता है, आपको पता है जी, क्योंकि दामाद होता है, हाँ, बच्चे फिर पैदा होगा तो बच्चों के अखराजात हैं, ऑल दैट। तो ये वाले जो बोझ बहुत छोटे छोटे भी है जो हम कभी माइनस कर देते हैं, वो थोड़ा सा याद दिलाते हैं लोगों को, याद कराइए। देखिए, जब भी किसी मर्द के लिए रिश्ता ढूंढा जाता है, उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कोई भी मर्द जो है वो अगर बाकिरदार और ख़ानदानी है तो उसके लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी ये होती है कि वो अपनी बीवी को जो है वो बापर्दा और बाहया देखे। और उसके लिए सबसे पहली लाइबिलिटीज़ ये होती है कि अच्छा चले, यहाँ पर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी जब एक लड़की जाती है तो वो जहेज़ लेके जाती है, जहेज़ के बगैर जो उसे कबूल नहीं किया जाता। मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं और ख़ुद मैंने अपने शौहर को भी देखा है कि जिसने कोई जहेज़ नहीं लिया, जिसको ये पता था कि ये बंदी जो है वो ख़ुद से अपने जो है वो सर्वाइवल है, ये ख़ुद काम करती है, इसने जो भी जहेज़ बनाना है वो भी अपने पैसों से बनाना है, आगे पीछे कोई नहीं है, ख्याल करने वाला भी कोई नहीं, साथ देने वाला भी कोई नहीं, पैसा खर्च करने वाला भी कोई नहीं। एक चॉकलेट भी ख़रीदनी है तो अपनी जेब से ख़रीदनी है, एक जो है वो कहते हैं ना कि एक टॉप्स भी लेना है आपने तो अपने पैसों से लेना है। तो ऐसी औरत तो जो है वो, आप जब ऐसी औरत से शादी करते हैं ना, पहली बात तो ऐसी औरत को पसंद करना और उससे शादी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसी औरत को अपनी बीवी बना लें तो वो सारी ज़िंदगी जो है वो आपकी बीवी बन के ज़िंदगी गुजारती है, फिर वो उससे ज़्यादा बावफा औरत कोई नहीं होती। लोग कहते हैं हस्बैंड की डेथ के बावजूद भी नबिया उन्हीं को याद करती हैं, अभी भी मरने के बाद भी उन्हीं के, उनके लिए ऐसे है कि जैसे उनके लिए जिंदा है। एक ब्रेक लेंगे नबिया, उसके बाद सेंटी बात भी की है, देखिए दिल को लगती है प्यारी प्यारी बातें। बहुत सी ऐसी होंगी ख़वातीन जो नबिया जैसी होंगी, जिनके हस्बैंड्स नहीं होंगे, जिनकी डेथ हो गई होगी या सेपरेशन हो गई होगी, तो इसी तरह की फीलिंग्स, कितनी प्यारी प्यारी मासूम फीलिंग्स है ना। चलिए जी, ब्रेक के बाद बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं मर्द की बेचारगी के ऊपर, मतलब ख़ास तौर पे वो मर्द जो शादी कर लेता है और उसके ऊपर इतने बोझ हो जाते हैं। हम बोझ जो थे उनके ऊपर बात कर रहे थे कि कौन कौन से बोझ पड़ते हैं शादी के फौरन बाद। देखिए, शादी के बाद सबसे पहला बोझ तो जो है वो लाइबिलिटी जो होती है आपकी, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप घर चलाने के लायक हों। अच्छा। मर्द के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बगैर पैसों के जो है वो ना तो बीवी की लाइबिलिटीज़ पूरी हो सकती हैं, हाँ। ना आप जो है वो दूसरे मामला देख सकते हैं। हाँ। इसीलिए कहते हैं कि अपने बेटों को जो है वो 15 साल की उम्र में इस काबिल बनाएं कि वो कमाना सीखें। यहाँ पे हम 15 साल की उम्र में जो है वो बच्चों को सिर्फ पढ़ना सिखाते हैं और सिर्फ कहते हैं कि ठीक है जी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं कहती हूँ 25 साल की उम्र में आपका नौजवान लड़का जो है वो बिल्कुल रेडी हो
वो बिज़नेस के लिए भी या किसी अच्छी जॉब के लिए कि उसकी शादी जो है वो बिल्कुल कर दी जाए, और 25 साल से भी पहले जो है वो शादी कर दें। बेसिकली मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि आज जितना छोटी उम्र में आपकी शादी होगी उतना आप जल्दी जो है वो माँ बाप का जो एक क्रेज़ होता है माँ बाप बनने का वो भी पूरा हो जाएगा। बच्चे भी जब जवान होंगे तो आप भी उनके साथ साथ ही जवान होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, इतने बड़ी बड़ी उम्र के जो है वो माँ बाप होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी पैदा हो रहे होते हैं। तो आप देखें जब आपकी इतनी उम्र हो गई है तो अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, लेकिन अगले लम्हे का कोई भरोसा नहीं है। अपनी सेहत का लोग यहाँ ख्याल नहीं रखते, फूड पे ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले जो लाइबिलिटी आती है वो पैसे की आती है। अपने बेटों को इस काबिल बनाएं कि 15 से 16 साल की उम्र में जो है वो पैसे कमाना शुरू कर दें। दूसरी सबसे बड़ी जो लाइबिलिटी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है कि आपने अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना है। और जिम्मेदारी क्या है? वक्त भी देना है, आपने जो है वो इज़्ज़त भी देनी है, आपने लिहाज भी रखना है, आपने एग्रेशन लेवल को भी कंट्रोल रखना है। एक मर्द को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। माँ फेस करनी पड़ती है सबसे पहले, कि माँ जिसका बेटा उसने पाल पोस के जवान करके जो उसकी शादी कर दी है, अब उसको जो है वो वो कहते हैं ना कि सासे कमतरी आ जाती है कि एक और औरत आ गई है जो उसको बांट लेगी, कहीं उसका प्यार जो है वो बीवी की तरफ ज़्यादा ना हो जाए। ये सासे कमतरी माँ को जो है वो सास बनने पर मजबूर कर देती है। अब वो माँ से यकदम सास बनती है, और जैसे ही सास बनती है वैसे ही वो एक डेंजरस सिचुएशन में आकर जो है वो उस पर अटैक करती है, जिस पे उसे खतरा होता है कि ये मेरा बेटा जो है वो मुझसे छीन लेगी। जबकि ये एक नेचुरल थिंग है, आपके घर में बहू ने आना है और आपकी जो है वो लाइबिलिटीज़ हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे इज्जत दें। लेकिन उसी लड़की से खदशा जाहिर करना कि मेरा बेटा मुझसे छीन लेगी, ये इस पर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ मियाँ बीवी को ही कपल काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, सासों को भी ज़रूरत है, ससुर को भी ज़रूरत है, घर के और रिश्ते जो हैं उनको भी ज़रूरत है कि उनकी काउंसलिंग की जाए। और मैं जब भी काउंसलिंग करती हूँ, मैं पूरी हिस्ट्री जो है वो पूरी जो आपके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होते हैं उनकी हिस्ट्री लाजमी लेती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है समहाउ सास जो होती है उसको ये फील होता है कि जो दर्द, जो तकलीफ़, जो मुश्किल टाइम मैंने फेस किया, ये जो नई आने वाली बहू है इसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब उसको मेरे लफ्ज़ों से नहीं पता चलेगा, उसको करके दिखाना पड़ेगा। तो समटाइम्स मुझे लगता है वो इसलिए ये एक्शन कर देती है क्योंकि एक्शन से ही आपको पता चलता है। कल मुझसे कोई बात कर रहा था कि जी आज से 15 साल पहले जो है वो क्या वीडियो कॉल होती थी, और क्या बीवियां जो है वो वीडियो कॉल करके जो है वो चेक करती थी कि उनका शौहर कहाँ पर है। तो मैंने कहा ये आप मुझसे आज से 15 साल पुरानी बात ना करें, मुझसे आज के ज़माने की बात करें। आज वीडियो कॉल है ना, आज बीवी चेक कर सकती है कि शौहर कहाँ पर है। ये है जदीद टेक्नोलॉजी। पहले नहीं थी, नहीं चेक कर सकती थी, आज है तो वो चेक कर सकती हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बीवी को जो है वो बताएं कि आप कहाँ पर हैं। शौहर का सबसे बड़ा मसला जो आज आ रहा है वो ये है कि मैंने नहीं बताना कि मैं कहाँ पे हूँ। ये मुझ पे एतबार करे, ये मुझ पे यकीन करे। ये तो वो वाली बात होगी कि मैं इसको हर वक्त जो है वो एहसास दिलाता रहूं कि जी मैं कहाँ पर हूँ। ये बात नहीं होती है। देखें, हर वक्त तो कोई बीवी भी वीडियो कॉल करने के लिए नहीं कहती। अगर वो किसी वक्त में उसके दिल में कोई ऐसा खदशा या कोई ऐसी परेशानी आ रही है, वो परेशान है, तो आप उसे वीडियो कॉल करके सेटिस्फाइड कर सकते हैं। डजंट मैटर, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शादी के बाद उठानी है, मर्द नहीं उठाता। मेरी एक बहन है, सगी बहन है, शिमी बाजी, और उनके मियाँ फरासत भाई, मतलब मेरे उनके भाई नहीं, सॉरी, मेरे फरासत भाई दूल्हा भाई, हाँ। तो उनके ना आपस की केमिस्ट्री इतनी प्यारी है माशाल्लाह। बच्चे भी बड़े हो गए उनके, सैफ और नेहा जो है उनके बच्चे, मगर उसके बावजूद उनका इश्क इस तरह का है कि वो काम पे निकलते हैं ना तो ना बेगम का दिल लगता है ना उनका। सारा दिन एक सेकंड में बहाने से फ़ोन करेंगी, वो भी फ़ोन पे ही रहेंगे आधा, और उनका दिल नहीं लगता। बस वो यही कहते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ शिम्मी, मैं आ रहा हूँ। तो इतनी उनकी मोहब्बत है, हम अभी तक उनको देख के नहीं यकीन नहीं करते कि यार ये एग्जिस्ट करती है, ये मोहब्बत एग्जिस्ट करती है। बच्चे भी जवान हो गए। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि ये दोनों तरफ से है। मर्द की मर्दानगी मूंछों से जाहिर नहीं होती कि उसकी मूंछें कितनी बड़ी हैं, उसकी दाढ़ी कितनी बड़ी है। मर्द की मर्दानगी इस चीज़ से जाहिर होती है कि वो औरत को खुश कितना रखता है, हाँ। औरत की इज्जत कितनी करता है, हाँ। औरत के साथ एहसास कितनी करता है, हाँ। औरत के, देखिए मर्द जो है ना वो औरत को समझना चाहता है। आज मैं मर्दों को एक बात कहना चाहती हूँ, औरत को समझना बंद कर दें। आप औरत को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? आप औरत का एहसास करना शुरू कर दें, उससे मोहब्बत करना शुरू कर दें, उसकी इज्जत करना शुरू कर दें, उसे वक्त देना शुरू कर दें, हाँ। उसको ये एहसास दिलाएं कि आप उसके लिए उसका सब कुछ हैं। अच्छा। ये जो आप अपने भाई की बात बता रही हैं और अपनी बहनोई की और अपनी बहन की, ये जो केमिस्ट्री है ना, ये एहसास की है, ये मोहब्बत और इज्जत की केमिस्ट्री है, और इसको दुनिया की कोई ताकत कंपीट नहीं कर सकती। अगर ये केमिस्ट्री, ये तीन चीज़ें किसी भी मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान में है, जिसमें एहसास, इज्जत और मोहब्बत है,
तो वो रिश्ता कभी नहीं तोड़वा सकता कोई। दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत जितना मर्जी कुछ कर ले, देखिए रिश्ता मैं हमेशा कहती हूँ मर्द की तरफ से निपटा है। मर्द को गुस्सा आता है तो तलाक होती है, औरत को गुस्सा आता है तो वो खुला की तरफ जाती है। इस गुस्से पे काम करें। अच्छा, मर्द अमूमन अपने मसाइल का इजहार नहीं करता, बड़े तकलीफ़ में रहता है, बोलता नहीं है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ पे कोई ऐसे असर होते हैं, इस तरह के असरात आते हैं? बिल्कुल होते हैं। मर्द मेंटल इलनेस में बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त में बहुत ज़्यादा ब्रेक के बाद आप इसको ज़रा सही से बताइएगा डिटेल में कि मर्द को जो मेंटल सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, जो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो इजहार नहीं कर सकता, जो पेन बोल नहीं सकता, उसके बारे में सही से बात करेंगे। डॉक्टर नबी अली खान से आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। टेक अ ब्रेक। अच्छा, मर्द जो है कभी अपनी तकलीफ़ किसी के सामने बैठ के डिस्कस नहीं करता, अपना रोना नहीं रोता, अपनी शिकायत नहीं करता, कभी दोस्तों में बैठ के अपनी बीवी की बुराई नहीं करेगा, कभी किसी को कॉल करके जो है ना अपनी पर्सनल चीज़ें जो है अपने बच्चों की और अपनी बीवी की शेयर नहीं करेगा, बड़े दुख में रहता है, दिल भारी रखता है, ऐसी गम परेशानी में बीमार भी होता है, खोखला भी हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मगर किसी को बोलता नहीं है, ये इसकी हैबिट में नहीं है, इसकी मुझे लगता है गुटी में नहीं है। अब मुझे इस हालत में बताएं कि जो मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब हो रही है ऐसी सिचुएशन में जी। एक ग्लास है ना, अब उस ग्लास में आप पानी डाल रहे हैं, उसके बाद वो पूरा फुल हो जाएगा तो फिर गिरेगा। बिल्कुल तो ये मर्द ने भी तो एक ब्लास्ट होना है, ब्लास्ट करना है, उसका भी तो ऐसे टेंशन होनी, तो क्या करेगा वो? मर्द की जो ग्रोथ है ना, उसको हमेशा ये समझाया जाता है कि तुम मर्द हो, तुम घर के सरबराह हो, तुम्हें नहीं रोना, तुम्हें तकलीफ भी हो तो तुमने इसका इजहार नहीं करना। औरत को ये समझाया जाता है कि वो कमज़ोर है और वो मर्द के साथ है और मर्द उसका मुहाफिज है और मर्द ही उसके साथ जो है वो चलेगा। मर्द चलेगा तो औरत सब कुछ कर सकती है। ये दो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जब मर्द और औरत को सिखाई जाती हैं और उनकी ग्रोथ की जाती है तो मर्द स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके मसल से लेके उसके मेंटल हेल्थ तक स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो हर दुख और तकलीफ़ को फेस कर रहा होता है। अपने ही प्यारों के जनाजे अपने कंधे पर उठाकर जो है वो कब्र में उतार के मर्द आते हैं, औरतें नहीं उतारती। अगर ये काम औरतों के सुपुर्द होता तो औरतें तो आधी से ज़्यादा कब्र में ही जो है वो उतर जाती, वापस ही ना आती कब्रिस्तान से। तो ये हालात हैं मर्द की स्ट्रॉन्ग। आप देखें कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है मर्द। मैं सच्ची बात कह रही हूँ आपको कि ये औरतें तो 20 किलो का आटे का तोड़ा नहीं उठा सकती, तो फिर जो है वो मर्द के बारे में जो है वो गलत बातें करती हैं और मर्द को जो है वो बातें सुनाती हैं। वो मर्द ही है तो वो प्रोटेक्शन है आपकी, वो भाई है, बेटा है, बाप है, शौहर है, यही आपके साथ है तो आप चल सकती हैं। मैं ये नहीं आज की औरत जो है वो मुझे क्लेम करती है, मैं आपको क्लेम करती हूँ, आप नहीं चल सकती मर्द के बगैर। आपको कहीं ना कहीं मर्द की ज़रूरत जो है वो लाजमी पड़ेगी। अकेली औरतें जो मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजार रही हैं, देखें जाके दुनिया में कितनी उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर रखी है, तकलीफ़ दे रखी है, अजियत का शिकार है। जवानी में जो जिनके शौहर जो है वो चले गए, जिनको तलाक़ें हो गई हैं, घर में बैठी हैं, उन्हीं के भाई, उन्हीं के जो बाप हैं वो उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। लेकिन आज की औरत समझती ही नहीं है, खुला की तरफ जा रही हैं, जी तलाक ले लो, खुला ले लो। क्या बाद में जाके हाथी से शादी करेंगी? किससे शादी करनी है इन्होंने? मर्द ही मिलेगा इनको। मतलब मर्द के अलावा जो है वो कौन सी दूसरी मखलूक दुनिया में आ गई है जिससे शादी करके जो है वो उसको, उस मर्द को जो गलत है उसको ठीक बनाओ। बदकिरदार मर्द है, बदकिरदार मर्द भी अपने दोस्तों में बैठ के अपनी बीवी की बुराई नहीं करता, बदकिरदार मर्द भी नहीं करता कि जिसका किरदार खुद ठीक नहीं है, लेकिन वो भी अपने घर की बातें जो है वो चौराहों में नहीं करता। यहाँ ख़वातीन को देख लें, वो फप्पे कुटनियों की तरह जो है वो बैठ जाएंगी बाहर और सारा मेरा शौहर है करदा है, मेरा शौहर ने है कीता, मेरा शौहर ते मैनू प्यार ही नहीं करता। 6 बच्चे हैं, अभी आपका शौहर आपको प्यार नहीं करता, क्या करे? वो कमा के भी लाए, आपको भी देखे, घर को भी देखे, बच्चे भी पाले, बच्चों की भी लाइबिलिटीज़ देखे, और फिर आप कहती हैं कि ए नहीं करता। देखें, मर्द की एक चीज़ पर मुझे इख्तलाफ है, इसके अलावा मैं मर्द की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं मर्द उसको कंसीडर करती हूँ जो ख़ानदानी मर्द है। मेरी नज़र में मर्द वो है जो औरत को तकरीम देता है। लोग यहाँ औरतों के किरदार की बात करते हैं, मैं मर्द के किरदार की बात करती हूँ। मैं मर्द उसको समझती हूँ जिसका किरदार है, जिसकी आंख में हया है, जो अपनी बीवी को जो है वो इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, और उसको घर लाके जो है वो तजलील नहीं करता उसकी। एक औरत की घर से इज्जत जो करता है ना, जो अपनी माँ की इज्जत करता है, बहन की इज्जत करता है, लोग इस पर भी डिनाई करते हैं कि नहीं जी, जो बहन और माँ की इज्जत करता है वो बीवी की इज्जत नहीं करता। ये पॉसिबल नहीं है, बीवी को इज्जत करवानी नहीं आ रही, बीवी इज्जत करवाना सीखे।
मैं एक औरत होकर अगर औरत की गलती निकाल रही हूँ तो सोचे मैं कितना बड़ा हौसला कर रही हूँ औरतों के इस माशरे में, जहाँ पे औरतें मुझ पर जो है वो किसी भी किस्म की चढ़ाई कर देती हैं किसी भी टाइम पर, तो मैं उसको भी फेस करती हूँ। लेकिन मैं आज खुश हूँ कि आज की औरत ने तस्लीम कर लिया है मगर कि मैं सही कह रही एक मेंटालिटी पे तो मैं आपसे बात करूंगी, आपका शायद पहलू थोड़ा सा डिफरेंट हो। मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर औरत मर्द से ज़्यादा कमाने लग जाए, या फिर जैसे हम लोगों को ये सिखाते हैं ना कि बचपन से ही बच्ची का माइंडसेट ये रखें कि शादी करनी शादी करनी शादी करनी, ये अब दौर नहीं रहा। अब बच्चों को पहले, लड़कियां जो ख़ास तौर पे, उनको पहले इस्टेब्लिश करें, अपने पैरों पे खड़े करें उनको, या अगर काम नहीं करने देना कोई घर वाले तो उनको अंदर कोई ऐसे स्किल्स डालें ताकि अगर कोई अच्छे बुरे हालात हो तो वो अपने जो बच्चे हैं उनको भी पाल सके और अपने घर को भी देख सके, और मियाँ की भी साथ सपोर्ट बन सके, उनके साथ खड़े हो जाए, काम करे और सब कुछ। मगर कुछ सिचुएशंस में मैंने देखा है कि जो औरतें अगर मियाँ की सपोर्ट बन जाती हैं, कमाना शुरू हो जाती हैं, उनके साथ खड़ी हो जाती है शाना बशाना, तो सबसे पहले उनको तो यहाँ पे अजियत देती हैं कि भाई मैं पैसा कमा रही हूँ, मैं भी ब्रेड एंड बटर तुम्हारे साथ अर्न कर रही हूँ, तो मैंने तुम्हारी चिक चिक नहीं सुननी है, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। ठीक है, अगर आप वेस्ट में चले जाते हैं, वहाँ पे दोनों मियाँ बीवी अगर मिलके काम करें तो मियाँ बीवी में ये भी है कि मियाँ भी फिर घर के काम कर रहा होता है, कभी बर्तन भी धो लेगा, कभी बच्चों को टेक केयर कर लेगा, कभी नैनी वाला काम कर लेगा बच्चों वाले, ठीक है, कभी घर की सफाई, गार्डन, ये चीज़ें, गाड़ियाँ वॉश करना है, सब कुछ मिलजुल के हो जाता है। क्योंकि वेस्ट में वैसे भी लोग इतने नौकर शौकर नहीं रखते, बड़े महंगे होते हैं, तो यहाँ पर यहाँ तो इसलिए वो सिचुएशन हट के, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अगर कोई औरत काम करती तो यहाँ पे रख लेती है सर कि मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ तो मैं तुम्हारी सुननी नहीं, मेरे से तमीज़ से बात करना, मैं तो तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, बच्चों को लेके चली जाऊँगी तो तुम रुलते फिरोगे। और ख़ासतौर पे बच्चों को नेगेटिव भी कर देती हैं कि बाप जो है ना तुम्हारा ख़राब है, इसके साथ तो मैंने रहना ही नहीं, और ये जो है ना सही बंदा नहीं है, बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है। बच्चे जो है ना बाप को ही बुरा समझते हैं, क्योंकि बच्चे जो भी हो ऑलराउंडर घूम फिर के माँ के ही होते हैं। यही हो रहा है। देखिए माशरे में एक औरत अपने शौहर का और अपनी औलाद को तारुफ करवाती है कि ये कैसा बाप है, औरत नहीं बताना है कि ये तुम्हारा बाप जो है वो कैसा है, और बच्चों के जहन में जो है वो ये बात औरत नहीं डालनी है। बस सूरत हाल यहाँ पर ये है कि औरत को ये समझना होगा कि अगर वो कमाती है तो वो कोई एहसान नहीं करती। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, और दोनों अगर मुश्किल हालात में, औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द की जेब खाली होती है, और मर्द की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द की जेब भरी होती है। वाह, ये वफादारियां हैं, ये वफादारियां आपको निभानी पड़ेंगी। औरत को वफादार बनना पड़ेगा जब मर्द की जेब में पैसा नहीं है, और मर्द को वफादार बनना पड़ेगा जब एक मर्द के पास सब कुछ है, औरतें रखने का हौसला भी है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी एक बीवी के साथ रह रहा है। ये है खानदानी मर्द, ये है वो मर्द जिसकी आंख में जो है वो हया है। मैं सलाम पेश करती हूँ ऐसे मर्दों को जो अपनी बीवी के अलावा किसी की तरफ देखते भी नहीं है, बहन बेटियां समझते हैं। ये तरबियत है, मैं कहती हूँ माएँ ऐसी तरबियत करें अपने बेटों की, और औरतों को ये चाहिए कि अगर वो कमाने के लिए बाहर जा रही हैं तो वो इसको अपनी आला ज़रफ़ी ना समझें। आपको कमाने का हुक्म किसी ने भी नहीं दिया, मजबूरी में अगर कोई कमा रहा है तो ये अलग बात है। तो मैं समझती हूँ कि आप इस चीज़ को समझें और मर्दों की इज्जत करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको आज का हमारा शो बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात करते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा।